दोस्तों नमस्कार। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि जिस देश के सैनिक युद्ध लड़ने के लिए मैदान में भेजे जा रहे हों, उसी देश के लोग सड़कों पर यह कहते हुए उतर आएं कि यह युद्ध हमारा नहीं है, यह युद्ध हम पर थोपा गया है। और इस युद्ध का निर्णय भी लोकतांत्रिक तरीके से लिया ही नहीं गया। और बात यही नहीं रुके, बल्कि इसको लेकर जो प्रतिक्रिया शुरू हो जाए वो राजनीतिक तौर पर और सत्ताधारियों के बीच में दो अलग अलग दिशाओं को पकड़ ले। यह स्थिति इस वक्त अमेरिका के भीतर है और इसके साथ ही एक दूसरी स्थिति इजराइल के भीतर भी है, जहां पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए ये कहते हुए युद्ध रुक जाना चाहिए। यानी वहां पर प्रधानमंत्री नेतान्याहू के खिलाफ लोग सड़क पर, अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ लोग सड़क पर, और इन सब के बीच ईरान के लगातार होते हुए हमले। एक मैसेज है कि दरअसल इस युद्ध में क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी साख गंवा चुके हैं। और यह सवाल इजराइल के भीतर इसलिए बड़ा है क्योंकि वहां पर नेतान्याहू जिस युद्ध लड़ने की कला में माहिर माने जाते हैं, उसको लेकर भी अब जो तेल अवीव शहर के भीतर की स्थिति है, उसमें भागते ठहरते लोग, बचते हुए सायरन, और इन सब के बीच किसी को भी कोई होश इस तर्ज पर नहीं कि रास्ता जाएगा किधर। और इसीलिए जिन्होंने ट्रेनिंग ली जो वहां जरूरी होती है, उसमें भी 80,000 लोग बिल्कुल उससे बाहर हो गए, ये कहते हुए कि हम युद्ध में शरीक नहीं होंगे। यानी एक पॉलिटिकल संकट भी है और सेना को लेकर जो पूरी की पूरी अनुशासन की रीत इजराइल के भीतर रही, उसके भीतर भी एक दरार है। यह बात इसलिए और बड़ी होती चली जा रही है क्योंकि व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया कल जब अलग अलग राज्यों में, यानी 50 राज्यों में अमेरिका के तकरीबन 80 लाख लोग सड़क पर उतर आए, तो व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया इतनी ही भर थी कि हम विरोध प्रदर्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। क्या यह वाकई सच है या फिर यह कोई रणनीति है, या फिर सरकार को इस दौर में ऐसा खौफ हो चला है कि अब उसके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं है और इस बात को वो अनदेखा करना चाह रही है, चाहे स्थिति कैसी भी हो जाए। लेकिन यहीं से सवाल सत्ताधारी पार्टी रिपब्लिकन का भी उठने लगा है। सीनेटर्स ने इससे पहले पेंटागन की बैठक में सवाल उठाए थे। उन सवालों के जरिए खुले तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप जो कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कहता है, उससे हटकर या कहें उस बारे में कोई बात पेंटागन क्यों नहीं कर पाता है। और जब सैनिकों को भेजा जाए ना भेजा जाए, कौन से युद्धिक विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कौन से युद्धपोत क्षतिग्रस्त हो गए हैं, होर्मुज रूट की दिशा में कल तक रणनीति बन रही थी, अब वो खार्ग आइलैंड की तरफ क्यों चली गई, हुती अगर हमले करने शुरू कर चुके हैं तो रेड सी का क्या होगा। कहीं कोई संवाद पेंटागन के जरिए अगर रिपब्लिकन सीनेटर्स को भी नहीं मिल रही है, तो अगला सवाल यह भी है कि दरअसल रिपब्लिकन्स ये मान रहे हैं कि ट्रंप का कार्यकाल तो पूरा होने को है, क्योंकि नवंबर यानी 7 महीने के बाद वहां पर मिड टर्म पोल होने हैं। उस मिड टर्म पोल के बाद, जिसका जिक्र बार बार ट्रंप ये कहने से कतराते नहीं है कि अगर हार गए तो उनके खिलाफ महाभियोग ले आया जाएगा, इंपीचमेंट। लेकिन यह संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि 2/3 यहां पर सीनेटर्स की जरूरत पड़ेगी, जो असंभव सी परिस्थिति है इस वक्त अमेरिका के भीतर। लेकिन बावजूद इसके रिपब्लिकन पार्टी इसके बाद सत्ता में आ नहीं पाएगी और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अगले जेडी वेंस होंगे। तो जेडी वेंस के समर्थन में जहां युद्ध से पहले 70% तक लोग थे, वो घटते घटते 53% पर आकर टिक गए हैं। मार्को रूबियो दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उन्हें 40 से 42% का ही समर्थन है। यानी वो खुद इस वक्त उस मार्जिन लाइन पे खड़े हैं, जेडी वेंस, जहां पर वो समझने लगे हैं कि दरअसल अगर वो अब छाया की तरह, यानी ट्रंप की छाया की तरह अमेरिकी पॉलिटिक्स के भीतर नजर आएंगे, खास तौर से उस मुहाने पर जहां पर देश की 70% जनता इस युद्ध के खिलाफ हो चली है। और पहली बार, इससे पहले ह्यूमन राइट को लेकर अमेरिका की सड़कों पर इस तरीके से प्रदर्शन हुए थे।
लेकिन कल जो प्रदर्शन हुआ उसने तमाम रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि पहली बार एक भारी बहुमत से जीती हुई ट्रंप सत्ता को ललकारते हुए यह कह दिया कि यह डेमोक्रेसी है, यहां पर कोई राजा नहीं चलेगा, यानी नो किंग्स। और इस नो किंग्स का मतलब यह है कि यह फैसला आपने एक तरफा लिया है। एक क्षण के लिए अमेरिका के भीतर के इस नजारे को देख लीजिए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का एक साथ पूरे अमेरिका में सड़कों पर आ जाना, यह महज युद्ध को लेकर नहीं, बल्कि युद्ध के उस परिणामों को और मौजूदा वक्त में ट्रंप गवर्नेंस के निर्णय को लेकर है। क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध तो हो रहा है, लेकिन उसका असर वहां पर महंगाई को लेकर, गैसोलीन की बढ़ती कीमत हो या फिर इन सब के बीच जो एयर ट्रैवल भी नाजुक हो गया, वहां भी स्ट्राइक चल रही है, उसको लेकर भी एक ऐसी परिस्थिति है कि गवर्नेंस इस दौर में कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। और शायद इसीलिए हर तबका, कमोवेश हर तबका, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ हर तबका अमेरिका की सड़कों पर यह कहते हुए नजर आया कि डेमोक्रेटिक सेटअप में आप ऐसे निर्णय नहीं ले सकते हैं जिसमें बकायदा कांग्रेस यह कहने से चूके नहीं कि हमसे कोई संवाद नहीं हुआ, और उसके बाद रिपब्लिकन सीनेटर्स ये कहने से चूके नहीं कि आखिर $2 बिलियन जो पेंटागन को देना है उसके पीछे कितने हथियार खत्म हुए, कितनी पूंजी खत्म हुई, टैक्स पेयर का कितना पैसा इस युद्ध में झोंक दिया गया, जो लगातार ईरान अटैक कर रहा है मिडिल ईस्ट के भीतर, वो कितनी परिस्थिति में कैसे नाजुक है। क्योंकि सऊदी अरब के जो बेस पर हमला हुआ उसने एक लिहाज से बहुत तगड़ा झटका अमेरिका को इस मायने में दे दिया कि सिर्फ सैनिक ही घायल नहीं हुए, बल्कि युद्धक विमान, स्पाई एयरक्राफ्ट, ये सब डैमेज हो गए, जिसको रशिया के स्पुतनिक ने अपने तौर पर वीडियोग्राफी करते हुए इसको जारी भी कर दिया। यानी एक मैसेज है कि दरअसल यह युद्ध ईरान के खिलाफ हो तो रहा है, लेकिन स्ट्रेटजिकली इकोनॉमिक एस्पेक्ट में यह चाइना और रशिया इस दौर में आने वाले वक्त में अमेरिका की उस इकोनॉमी को चुनौती देने के लिए तैयार हो चले हैं, जिसके आश्रय दुनिया भर में जो इससे पहले ट्रेड और टैरिफ वार चल रहा था और अमेरिका अपने इशारे पर पूरी दुनिया को नचा रहा था, वो एक झटके में शिफ्ट होगा। ना सिर्फ शिफ्ट होगा बल्कि न्यू अलाइनमेंट होगा। और न्यू अलाइनमेंट का मतलब बहुत साफ है, ईरान की जमीन इस दौर में उस अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक वार का एक प्यादा है, और ईरान अपने तौर पर किसी समझौते की दिशा में इसलिए नहीं बढ़ सकता है क्योंकि उसका अपना भविष्य इस युद्ध की जीत हार पर टिका हुआ है। और अगर वो बीच रास्ते में कोई समझौता कर लेता है तो उसे इस बात का एहसास हो चला है कि ईरान के भीतर गृह युद्ध की परिस्थितियों को भी अमेरिका या इजराइल पैदा करने से कतराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले वहां हो रहे प्रदर्शनों को लेकर बाकायदा नेतान्याहू हो या ट्रंप हो खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों से यह कहते रहे कि हम आपके पीछे खड़े, आप आगे तो बढ़िए। लेकिन इस युद्ध की परिस्थितियों को जरा देखिए, एक झटके में पूरा ईरान एक हो गया, और जब पूरा ईरान एक हो गया तो दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर लोग सड़कों पर आ गए। और यही स्थिति कमोवेश कल इजराइल के भीतर नजर आई। अमेरिका में तो वहां की पुलिस ने डेमोन्स्ट्रेशन को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन इजराइल के भीतर पुलिस ने जो सड़कों पर उतरे हुए लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की। दो तस्वीर, एक तस्वीर पहली जिसमें इजराइल के भीतर हो रहा डेमोन्स्ट्रेशन है, और दूसरी तस्वीर उसी डेमोन्स्ट्रेशन को रोकने के लिए जब इजराइल की सेना या कहे पुलिस जो सड़कों पर उतर आई। इससे पता चलता है कि दरअसल युद्ध को लेकर एकजुटता ना तो इजराइल के भीतर ना अमेरिका के भीतर और
युद्ध से पहले जो ईरान कई हिस्सों में नजर आ रहा था वैचारिक तौर पर, वहां के शासन सत्ता के तौर तरीकों को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, वहां की सत्ता ने सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। जरा इजराइल की ये तस्वीरें देख लीजिए। दरअसल धीरे धीरे युद्ध के बीतते दिन ये बहुत साफ तौर पर बताने लगे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय या ग्लोबल इकोनॉमी के मद्देनजर ये इस युद्ध में अगर आमने सामने ईरान और इजराइल हैं तो वो सिर्फ आमने सामने हैं। लड़ाई तो युद्ध को लेकर चीन, रशिया और अमेरिका के साथ चल रही है और खास तौर पर चीन और अमेरिका अपने अपने ताकत के साथ इस मैदान में भविष्य की उस बिसात को बिछाना चाहते हैं जिससे वो अपने अपने देश में ये मैसेज दे पाएं कि कैसे ग्लोबल पावर बना जाता है और कैसे चीन को लगता है अमेरिका की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, अमेरिका को लगता है कि चीन बहुत कुछ गंवा देगा, अन्यथा इस युद्ध में अगर वो कुछ पा रहा है तो फिर इस लड़ाई में बने रहना होगा। लेकिन जब देश के भीतर की राजनीति और उस युद्ध को भी समझने की कोशिश करें तो पहली बार जेडी वेंस का रास्ता अलग इसलिए है क्योंकि उनकी लोकप्रियता घट रही है। उन्हें पता है कि अगले चुनाव में वही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और अगर चुनाव से पहले ही इस मिड टर्म पोल में ही यह नजर आने लग जाए कि रिपब्लिकन पार्टी कहीं नहीं टिकती है और भविष्य के चुनाव में जेडी वेंस की हार तय है तो परिस्थिति उनके लिए नाजुक हो जाएगी। इसीलिए लगातार एक संकेत जेडी वेंस दे रहे हैं और वो संकेत इस बात के हैं कि अगर युद्ध की परिस्थिति में ट्रंप यह कह रहे हैं कि युद्ध लंबा चल सकता है, हम तैयार हैं, मध्यस्थता हो रही है, उसमें रास्ता निकलेगा, अन्यथा हम खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, हमारी पूरी सेना उस दिशा में बढ़ चुकी है। तमाम बातों का जिक्र अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन जेडी वेंस एक इंटरव्यू में कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, हम जल्द ही वहां से निकल जाएंगे और पेट्रोल की कीमतें फिर से कम हो जाएगी। यानी देश के भीतर गैसोलीन की कीमतें बढ़ रही हैं, उसको लेकर जो जनता के भीतर दबाव और आक्रोश है उसको वो साधना चाहते हैं और जिस बात का जिक्र राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं उससे हटकर वह खुले तौर पर मैसेज देना चाहते हैं कि दरअसल हम जल्द ही इस युद्ध से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए बीते दिनों या कहें 2 दिन पहले जब उनकी बातचीत टेलीफोन पर, जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने भी छापा कि जब उनकी बातचीत नेतान्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू से हुई तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि आपके पास ना कोई ब्लूप्रिंट था, ना कोई प्लान था और इस युद्ध को लेकर जो आपने टारगेट तय किए थे वह भी आपके पास नहीं बचे हैं और जो रिपोर्ट है उसमें मोसाद भी अब सवाल खड़े कर रहा है। मोसाद के आश्रय सीआईए ने एक ब्लूप्रिंट बनाया, चूंकि मोसाद उसका बेस था तो वह भी काम नहीं कर रहा है। पेंटागन ने इसी आश्रय कई सवालों को खड़ा किया। जो इंटेलिजेंस है उसने भी अपने तौर पर कई सवालों को इस युद्ध को लेकर खड़ा किया और जॉय कैंट ने तो इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है नहीं। बावजूद इसके इस युद्ध को लेकर अभी भी जो रुख है बेंजामिन नेतान्याहू का, उसको लेकर उन्होंने बिल्कुल इस दृष्टि को अपना लिया कि दरअसल युद्ध खत्म जल्द ना होगा तो अमेरिका के भीतर नागरिकों के बीच वह भी खलनायक के तौर पर होंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया ये क्या वाकई युद्ध विस्तार की दिशा में चला जाएगा तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा हम जल्द वहां से निकल जाएंगे। इसका मतलब बहुत साफ है, जो लोग कह रहे हैं कि विश्व युद्ध की दिशा में यह बढ़ सकता है और विश्व युद्ध का अंत नहीं है तो फिर ये बातें निराधार हैं। यह सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, क्षेत्रीय संघर्ष है। सवाल यह है कि क्षेत्रीय संघर्ष इजराइल और ईरान के बीच तो हो सकता है, लेकिन उसमें अमेरिका की एंट्री, चीन का इनपुट, रशिया का इनपुट इस मैसेज को कन्वे करता है कि दुनिया के बहुत सारे देश इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जब
स्पुतनिक ने जहाज जो अमेरिकी लड़ाकू विमान थे जो कि सऊदी अरब में थे, उनके वीडियो को जब जारी करते हुए बताया कि इतनी बड़ी तादाद में नुकसान अमेरिका का हुआ है। और इसके साथ साथ जब कुवैत एयरपोर्ट की तस्वीरें भी सामने आई तो कई मैसेज एक साथ निकले कि अब जेडी वेंस का रुख और ट्रंप का रुख अलग अलग दिशा में जा रहा है। हमें लगता है सऊदी अरब के उस एयरबेस पर जहां पर अटैक ईरान ने किया, वो कोई अचानक किया गया हमला नहीं था। यह भी जानकारी आई कि रशिया ने उसका इनपुट दिया था, जिसकी अपने तौर पर पुष्टि मिडिल ईस्ट कंट्रीज कर रही हैं। सवाल यह है, अगर यह विश्व युद्ध की दिशा में नहीं बढ़ रहा है, अगर उस दिशा से हटकर अब यह उस दिशा में जा रहा है जहां अमेरिकी सरकार कोई निर्णय लेगी, तो पहले इस तस्वीर को देख लीजिए, क्योंकि अमेरिकी जनता के भीतर इस तस्वीर को लेकर भी गुस्सा है। हालांकि कोई ठोस जानकारी अपने तौर पर पेंटागन ने जारी नहीं की कि क्या क्या नुकसान उसे हुआ है, लेकिन यह जानकारी जरूर आ गई कि इन सब के बावजूद भी अमेरिकी जहाज जो यूएसएस त्रिपोली है उससे 3,500 सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंचने वाले हैं। F-35 फाइटर जेट भी तैनात हो चला है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी जो पहले अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड था, उसके बाद जॉर्ज H.W. बुश जो कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वह भी उस दिशा में रवाना हो चुका है। और इसकी रवानगी दरअसल अब ये सेंटकॉम, यानी जो अमेरिकी सेना के कंट्रोल कमांड में आता है, जापान से रवाना होकर ये यहां पर पहुंच चुका है, जो कि एम्फीबियस असॉल्ट शिप के तौर पर जाना जाता है। हो सकता है सवाल कई हो। सवाल यह भी हो कि इन सबको एक तरफ से लगातार स्ट्रेटजिकली खड़े करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो इस वक्त सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री मौजूद हैं, उनके जरिए संवाद को आगे बढ़ाना। लेकिन नया सवाल तो यह है कि अमेरिका के भीतर वो तमाम लोग जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और जिस लिहाज से कल तक वह डेमोक्रेट्स के खिलाफ थे, अब वो रिपब्लिकन्स के खिलाफ हैं और उसी अंदाज में खिलाफ हैं कि जो निर्णय आप ले रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं। और बाकायदा ट्रंप को राजा की पदवी देते हुए कहा गया कि नो टू किंग। It's time to say no to kings. It's time to say no to Donald Trump. We've had enough. No King Trump. No unnecessary wars that rob our resources, sacrifice our brave servicemen and women, and slaughter innocents. No corrupt leader enriching himself and the Epstein class buddies. दरअसल अमेरिका के भीतर उठे जन सैलाब को लेकर व्हाइट हाउस ने यह तो कह दिया कि हम विरोध प्रदर्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, लेकिन उसके बाद से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर इस बात को लेकर खलबली है कि सवाल जनता से ज्यादा अब रिपब्लिकन सीनेटर्स उठा रहे हैं और जो अलग अलग पदों पर बैठे हैं और गवर्नेंस के तौर तरीकों के तहत कानून को तय करते हैं, उनके भीतर भी सवाल है कि रिपब्लिकन पार्टी अब आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर बचेगी या नहीं बचेगी। और यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अब अमेरिका के भीतर यह भी माना जा रहा है कि जिस दिशा में ट्रंप इस युद्ध को ले जा चुके हैं, ऐसे में उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है सिवाय इसके कि हर बात को वह खारिज कर दें या अनदेखा कर दें। और ध्यान दीजिए, यही इस वक्त की कूटनीति अमेरिका या ट्रंप की सबसे बड़ी हो चली है। जो भी मुद्दे व्हाइट हाउस के भीतर उठ रहे हों, जिन मुद्दों को अमेरिकन मीडिया उठा रहा हो, जिन मुद्दों के आसरे नाटो कंट्रीज और यूनाइटेड किंगडम तक सवाल खड़ा कर रहे हों, खुले तौर पर जिस बात का जिक्र स्पेन के प्राइम मिनिस्टर सांचेज कहने से कतरा नहीं रहे हों, जो सवाल जापान और ऑस्ट्रेलिया से उठने लगे हों, उन सवालों का जवाब ट्रंप नहीं दे रहे हैं, उन सवालों का जवाब व्हाइट हाउस नहीं दे रहा है। वो सिर्फ इस बात को लेकर आशान्वित और उम्मीद जगाए हुए है कि अमेरिका ताकतवर है, अमेरिका की सेना सबसे मजबूत है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर ये रीजनल वार है तो फिर अमेरिका क्या कर रहा है? अगर ये वर्ल्ड वार में तब्दील नहीं हो रहा है तो फिर चीन
और रशिया का इनपुट क्यों हो रहा है? अगर इस परिस्थिति में वर्ल्ड इकोनॉमी प्रभावित हो रही है और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जो नई परिस्थिति खास तौर से एशियाई देशों के सामने संकट की उभरने वाली है, उसका भी जवाब अगर अमेरिका नहीं दे रहा है तो पहली बार उसका जवाब यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का रुख इस तरीके से चल रहा है जैसे रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही निर्णय लिए जा रहे हों और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही विरोध हो रहा हो, जिससे एक बैलेंस बना रहे, या फिर यह टकराव की वह स्थिति है जिसमें अब रिपब्लिकन सीनेटर्स को नजर आने लगा है जेडी वेंस को मजबूत करना जरूरी है, अन्यथा भविष्य की राजनीति रिपब्लिकन पार्टी के लिहाज से सब कुछ गंवा बैठेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।